दरअसल जयपुर में आरएलडी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया है और इस दौरान कई लोगों ने आरएलडी की सदस्यता भी ग्रहण की। जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक संभावनाएं हरदम मजबूत रही हैं। राजस्थान में हमारा राजनीतिक संगठन मजबूत है। स्थानीय चुनाव में जो भी उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी उनके साथ है। देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोकदल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो, हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करे। सर, एक आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपकी ऐसे करने से? नहीं, देखिए, वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थितियाँ अलग। अगली खबर अलवर से आपको दिखाते हैं, जहां 6 जुलाई को मोहर्रम के दिन भीड़ में से निकल रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने के मामले में अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेल चौराहे के आसपास चारों आरोपियों को बापर्दा जुलूस निकाला गया, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। इस दौरान आरोपी लगड़ा कर चलते नजर आए। डीएसपी अंगद कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल 6 जुलाई को मोहर्रम के दिन ड्यूटी जाने के लिए करबला मैदान के सामने से कार से निकल रहा था कि भीड़ ने गाड़ी चलाने के दौरान उसकी किसी बात पर कहासुनी हो गई। तब तुरंत ही कुछ लोगों ने तैश में आकर उसके साथ मारपीट कर डाली। मोहर्रम के सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें प्रदीप, एक हमारा जवान है जो अलवर ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात है, कांस्टेबल के पद पर, तो वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहा था, बैरिकेड लगाने के लिए। तो जब वो इस करबला के सामने से गुजर रहा था, तो कुछ जो ताजी वाले पैक वाले थे, वो वहाँ से अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो किसी बात पे उन लोगों की कहासुनी हुई, तो कुछ लोगों ने तैश में आके, आवेश में आके उसकी गाड़ी पे तोड़फोड़ करी, उसके साथ मारपीट करी, उसके सर पे बहुत बेरहमी से वार किया और उसको बेहोशी की हालत में छोड़ के फरार हो गए। तो उस घटना का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होकर उस पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कुछ जवानों की, विनोद सावरी जी जो SHO शिवाजी पार्क है, उनके निर्देशन में टीम गठित करके जो कुछ इसमें आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। कोटपुतली के नारेहड़ा कस्बे में 2 दिन से हुई तेज बारिश के बाद अब ये लोगों के लिए काफी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। बारिश से नारेहेड़ा बस स्टैंड सहित गांव में जगह जगह पानी भर गया है। बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से गांव के जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होकर गौशाला रोड मोहल्ले समेत कई इलाकों में घरों में घुस गया। लोगों के घरों में पानी भर जाने की वजह से पूरी रात उन्हें जागकर रात बितानी पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ की ना तो समय पर सफाई हुई है, ना ही चारदीवारी का निर्माण हुआ है। चारों ओर अतिक्रमण की वजह से पानी का बहाव रुक गया और पूरा गंदा पानी मोहल्ले में भर गया। इसके समय में सारे मकानों में पानी भर जाता है और निकलने तक का गैलन नहीं होता यहाँ पे। और ये समस्या 8-10 सालों से लगातार हो रही है। ये मकान गिरने तक की नौबत आ रही है। जोड़ों चारों तरफ अतिक्रमण हो रखा है, पानी का निकास नहीं है कहीं भी और सारा पानी हमारे मकानों में भर गया। रात को सारे गेहूँ भी भीज गए, सारा सामान भीज गया घर में। देखो, मेरी कोई भी सुनाई कौन कर रहा, मैं तो पंचायत में भी जाके कह दी। और देखो, मेरे की समस्या हाल हो रही है। मेरे घर मकान में सब कुछ पानी उनी भर गया। मेरे तो 2 बेटा एक्सीडेंट हो गया, एक का तो पैर को, एक हाथ 2 ही मुड़ों से। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। प्रदेश में जनसंख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि प्रदेश की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो साल 2036 तक ये आंकड़ा 9 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की आबादी 8.31 करोड़ पर। एक 123 साल में 8 गुना बढ़ी आबादी। 2036 में जर्मनी के बराबर हो जाएगी आबादी। राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट के हालात बन रहे हैं।
नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। नीति आयोग की फरवरी 2025 की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान अब केवल क्षेत्रफल में नहीं बल्कि आबादी के मामले में भी बड़े राज्य की कतार में खड़ा हो रहा है और इसी रफ्तार से प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2036 तक राजस्थान की आबादी जर्मनी जैसे विकसित देश के बराबर यानी 9.08 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी, वहीं 1951 में 1.52 करोड़ रही। 1981 की बात करें तो 3.42 करोड़ थी। साल 2001 में 5.65 करोड़। इसके अलावा 2011 में 6.85 करोड़ थी। वहीं 2025 में ये जनसंख्या का आंकड़ा 8.31 करोड़ तक होने का अनुमान है। वहीं 2036 में 9.08 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। डेवलपमेंट का सवाल है, जो भी है सुखी परिवार होना चाहिए और परिवार की लिमिट ऐसे होनी चाहिए कि बड़ा परिवार हो, अच्छा है अगर अफोर्ड कर सकते हो आप। वहीं प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने पिछले दशकों में हुए जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों पर संतोष जताया है, लेकिन आशंका जताई है कि आने वाले सालों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। विश्व जनसंख्या 1989 से जिसको कहना चाहिए ग्लोबल चैलेंज के रूप में देखा जाने लगा और यहाँ पे भी अपने देश में भी UNFPA, UNDP सबके सहयोग से पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के प्रयास होने लगे और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो हमारी रिप्लेसमेंट रेट है राजस्थान की राज्य की वो 2% पे पहुंच गई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि राजस्थान में काफ़ी तेज़ी से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 123 साल में जिस तरह से 8 गुना से ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान की बढ़ चुकी है, ऐसे में चुनौतियां ज़्यादा हैं। राजस्थान में कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जैसे ज़िले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है कि पुरुषों का नज़रिया राजस्थान में महिलाओं के मुकाबले अलग है और तुलनात्मक रूप से नसबंदी कराने की उनकी दर बहुत ज़्यादा कम है। देखना यह होगा कि राजस्थान जिस गति से इस दिशा में कोशिशें कर रहा है, आने वाले वक्त में इसके नतीजे क्या आते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर में जुड़े आपको बताएं नार्को हवाला के तार और आरोपी अशोक सिंघी पंजाबी को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले पिंटू तिवारी की गिरफ्तारी होने की जानकारी आई थी। 2 दिन पहले नागौरटी गेट के दामोदर कॉलोनी में दबिश भी दी गई थी। नार्को हवाला आरोपी मनीष डागा परिवार सहित फरार हो गया था। बाड़मेर में 60 किलोग्राम हेरोइन पकड़ने के मामले में हवाला का ये काम किया करता था। अब नार्को हवाला कारोबारियों के खिलाफ एक्शन में लगातार पंजाब पुलिस नजर आ रही है और इसी मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र से आरोपी की आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। जो जोधपुर से जुड़े हैं नार्को हवाला के ये पूरे तार। और अब आपको अजमेर लिए चलते हैं, जहां पर एलिवेटेड रोड यानी कि राम सेतु ब्रिज को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। कोर्ट में RSRDC अधिकारी की ओर से एलिवेटेड रोड को सुरक्षित बताते हुए एक एफिडेविट दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने एलिवेटेड ब्रिज के चारों भुजाओं को खोलने और आमजन की सुरक्षा को देखते हुए ब्रिज पर टोल फ्री नंबर लगाने के आदेश दिए। आदेश के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने ब्रिज के आवागमन को खोल दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि राम सेतु ब्रिज 3 साल के अंदर खराब हो गया। इसी को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए आवागमन पर रोक लगाई थी और इसके बाद वापस मामले में सुनवाई हुई। ऑनरेबल कलेक्टर साहब और राज्य सरकार इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है
और पूरे आम जन को कैसे हितों की सुरक्षा हो सके, आम जन पूर्णतः सुरक्षित रहे, इसको लेकर राज्य सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने इस प्रकरण में जो पैरवी करी है, न्यायालय को आज भी हमने आश्वस्त किया है कि अगर ये जो तीनों भुजाएं जो बंद कर रखी है, इससे आवागमन को अधिक कष्ट हो रहा है। बरसात का समय चल रहा है, बाढ़ की स्थिति में ये ब्रिज लोगों के लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। तो हमने न्यायालय को ये भी बताया है कि भाई ये भुजाएं पूर्णतः सुरक्षित है। इस आशय का हमने एक तकनीकी अधिकारी का हलफनामा भी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अलवर के गणपति विहार कॉलोनी में एक युवक के सुसाइड मामले में परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। मृतक युवक के परिजन आज मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं मिनी सचिवालय में ज्ञापन देने के दौरान लोगों की पुलिस के साथ हॉट टॉक तक हो गई। जिला कलेक्टर सभागार के बाद सभी लोग धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पुलिस और कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने बुधवार को जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। यहां तक कि सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित कुछ 6 लोगों के नाम थे। IIT कोटा के चौथे दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। 12 जुलाई को IIIT परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित होने जा रहे इस दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शिरकत करेंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट समारोह की अध्यक्षता करेंगे। IIIT कोटा के निदेशक प्रोफेसर NP पाणी ने बताया कि कोटा कैंपस में होने जा रहे संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में 185 BTech और 62 MTech डिग्रियों के साथ अंकुर अग्रवाल और ध्रुव गुप्ता को गोल्ड मेडल मिलेंगे। आपको बता दें कि अभी तक 5 पेटेंट करा चुके IIIT कोटा में फिलहाल 986 विद्यार्थी हैं। 986 बच्चे इस संस्थान में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट होने वाले संख्या है वो हमारा एक्चुअली 123 बीटेक ग्रेजुएट्स जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री लेंगे, 62 बीटेक ग्रेजुएट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री लेंगे और 4 एमटेक ग्रेजुएट जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग में डिग्री लेंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर युवाओं की ओर से मांग बुलंद हो रही है। जयपुर के बाद अजमेर में भी NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं होता। अब इन कबूतरों को ही देख लीजिए, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को छात्रों ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए किया। जी हां, प्राचीन काल में डाकिये का काम करने वाला कबूतर इस फास्ट जमाने में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। फिर उठी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। अजमेर में NSUI ने किया प्रदर्शन। कबूतर के जरिए CM के नाम भेजी चिट्ठी। GCA कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन बना चर्चा का सबब। NSUI से जुड़े विद्यार्थियों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर ही कई राजनेता भविष्य का सफर तय करते हैं। हमें राजा महाराजा जैसे पुराना अपना संदेश पहुंचाते थे, वैसे आज हमें ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जल समाधि लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों के पास हमारी मांगे पूरी कराने के लिए। आपको बताते चलें कि पहला छात्र संघ चुनाव साल 1952 में जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसके बाद ये एक राजनीतिक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया, जहां से कई बड़े नेता निकले और आज बड़े मुकाम पर है। वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत तक कई दिग्गजों ने यहीं से राजनीति का पहला सबक सीखा। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए गए। अफसोस ये है कि महामारी के बाद भी चुनाव नहीं हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात SI भर्ती केस की करते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी अधूरी रह गई। दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट AK शर्मा की बहस अधूरी रही। मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ कर रही है और अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई यानी कि सोमवार को होगी। कोर्ट सोमवार को भी सफल अभ्यर्थियों की ओर से दलीलें सुनेगा।
कोर्ट का व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे, जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे, इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे और नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। चयनित पक्ष की तरफ से जो है पक्ष रखा गया था उसमें आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई उसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वीके सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए के शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए ये प्रीमेच्योर होगा, इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज भी एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई आज भी अधूरी रही और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से वकील ए के शर्मा पैरवी कर रहे थे और उनकी दलीलें चली रही थीं। अभी उनकी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं और अब ये सुनवाई 14 तारीख तक के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है। 14 तारीख को यानी सोमवार को फिर से सुनवाई इस बात पर होगी कि जो है इस भर्ती में क्या क्या हुआ था। इसकी तरफ से इस मामले में जो है सफल अभ्यर्थियों की तरफ से ए के शर्मा लगातार पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने आज ये कहा कि जो एसओजी के तत्कालीन एडीजी थे वीके सिंह, वो इस बारे में एक सक्षम अधिकारी नहीं थे कि वो सरकार को इस भर्ती के बारे में कोई इस तरह की दलील देते या इस तरह की कोई बात कहते कि उसे रद्द किया जाए या ना किया जाए, तो वो एक सक्षम अधिकारी इस केस के लिए नहीं थे कि वो सरकार को इस तरह की कोई राय देते। अब ये सुनवाई जो है 14 तारीख को सोमवार को फिर से शुरू होगी और उसके बाद ही जो है किसी नतीजे पर जो है कोर्ट पहुंच पाएगा कि इसकी जो इस भर्ती को रद्द किया जाए या ना किया जाए या इस पे बात भी की जाए या ना की जाए। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के जयमलसर गांव में 11 जुलाई को देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल की शुरुआत हो गई है, जो भारत में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस स्कूल की स्थापना के लिए कोलकाता के भामाशाह पूनम चंद राठी ने अपने माता पिता स्वर्गीय रामी देवी और राम नारायण राठी की स्मृति में 108 करोड़ की संपत्ति राजस्थान शिक्षा विभाग को दान में दी है। लोकार्पण समारोह में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट उपस्थित रहे। इस मौके पर पूनम चंद राठी ने श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल की डीड पत्र शिक्षा मंत्री को सौंपा है। ये स्कूल 2026 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में 80 छात्राओं को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश देगा। राजकीय सैनिक स्कूल है जयमलसर में और ये पूनम जी राठी साहब ने इसमें आर्थिक सहयोग किया है, धन का सहयोग किया है। पूरा बना करके वह सब कंप्लीट करके देंगे हमको और उसको राजस्थान सरकार संचालित करेगी, यानी राजकीय विद्यालय होगा। ये बालिका सैनिक स्कूल बनी, इससे जो लड़कियां हैं जो आर्मी में जाना चाहती है या एयरफोर्स में जाना चाहती है
नौसेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शानदार एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इनको देशभक्ति की भावना या करते हैं। दरअसल जयपुर में आरएलडी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया है और इस दौरान कई लोगों ने आरएलडी की सदस्यता भी ग्रहण की। जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल की राजनीतिक संभावनाएं हरदम मजबूत रही हैं। राजस्थान में हमारा राजनीतिक संगठन मजबूत है। स्थानीय चुनाव में जो भी उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी उनके साथ है। देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोकदल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो, हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करे। सर, एक आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपकी ऐसे करने से? नहीं, देखिए, वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत संपन्न हुए एमओयूज की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। उपस्थित अधिकारियों को निवेश प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन और संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण और निवेशकों को जरूरी सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कहने को तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में साल 2021 से 2023 के बीच में 10,000 से ज्यादा सरकारी पदों की भर्ती महज 4 विभागों में हुई। इन 4 विभागों की भर्ती की प्रक्रिया तो हुई, पर परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन इस बीच प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई। इधर सरकार बदलने पर बीजेपी की भजनलाल सरकार ने आते ही जांच शुरू की और इन 4 विभागों की परीक्षा पर तलवार लटक गई। जिन अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से नौकरी पाने में सफल हुए, उन पर पुलिस का शिकंजा कस गया, केस दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई और मामले कोर्ट तक पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। हर युवा का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी प्रमाण पत्र, नकल उसके आड़े आ जाती हैं। साल 2021 से 2023 के बीच में राजस्थान में 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गईं। इसमें एसआई भर्ती 2021, पीटीआई भर्ती 2022, संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2023, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 आयोजित हुई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। 5,546 पदों के लिए 25 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित हुई। 5,546 पदों के लिए मात्र 18 लोग ही ज्यादा पास किए गए। एक मेरिट कट ऑफ में 56 अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बीजेपी सरकार के आते ही इसकी जांच शुरू की गई। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 185 चयनित अभ्यर्थी बर्खास्त किए गए। ओपीएस विश्वविद्यालय के मालिक जोगिंद्र और दलाल गिरफ्तार हुए। शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी समेत अन्य 2 गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अन्य एफआईआर में 30 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों के पास बीए की डिग्री फर्जी थी। अब उस परीक्षा की बात है जो देश की जुबान पर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021। ये भी कांग्रेस के शासन में आयोजित की गई। उसके बाद इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने पर कई जांच एजेंसियों से होते हुए कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। इस परीक्षा का असल परिणाम कोर्ट निर्धारित करने वाला है। एसआई भर्ती 2021 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 53 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी हुई। 50 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को बर्खास्त किया गया। 30 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई जारी है। 6 अन्य अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। एसआईटी के मुताबिक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो मंशा थी भर्तियों के लिए, उन्होंने जिस समय सरकार की विदाई का समय आ गया था, लगभग 10,000 पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें पीटीआई भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, आपके पूर्ववर्ती सरकार में एसआई की भर्ती
जो ये सारी भर्तियां थी वो सारी संदेह के घेरे में रही। उसमें FIR भी हुई, लोग पकड़े भी गए और जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे और उनके द्वारा कई अनियमितताएं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जा रही है। कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हुआ, यह सरकार पूरी तरीके से युवाओं के रोजगार पर पूरा फोकस कर रही है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती संविदा के आधार पर 3,571 पदों के लिए कोटा, अजमेर और जयपुर में 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भजनलाल सरकार बनते ही इस परीक्षा को 22 दिसंबर 2023 को रद्द करने का निर्णय लिया गया और 3 मार्च 2024 को फिर से आयोजित की गई। इसी तरह से EO, RO यानी राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 5 में 111 पदों के लिए 14 मई 2022 को परीक्षा आयोजित की गई। ये स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए पद थे। इस परीक्षा का फाइनल परिणाम आने से पहले ही RPSC और जांच एजेंसी के द्वारा CM के निर्देश पर 25 अक्टूबर 2024 को परीक्षा रद्द की गई। फिर से परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिया गया। इधर बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक 69,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी गई है। वर्तमान में 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हनुमानगढ़ में पूर्व विधायक सुरेश चौधरी और भादरा SDM कल्पित में बहसबाजी हुई। पूर्व विधायक सिंचाई, पानी और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। पूर्व विधायक समर्थकों सहित करीब 1 घंटे तक SDM कार्यालय के बाहर खड़े रहे। पूर्व विधायक सुरेश चौधरी SDM के न आने पर समर्थक सहित अंदर कार्यालय में घुस गए। इस दौरान पूर्व विधायक और भादरा SDM में जमकर तू महमा हो गई। खुला चल रहा है ये केस। कोई बात नहीं, नया लड़का बहुत आगे तक बढ़ना है, IAS बनना है, तो अभी से कार्यशैली सुधार लो और ये लेने देने वाला सिस्टम बंद कर दो। ये यहाँ खड़े होके कुछ भी बोल रहे हो, ये तो खुला चल रहा है ये केस। कोई बात नहीं, नया लड़का बहुत आगे तक बढ़ना है, IAS बनना है, तो अभी से कार्यशैली सुधार लो और ये लेने देने वाला सिस्टम बंद कर दो। ये यहाँ खड़े होके कुछ भी बोल रहे हो, ये तो खुला। राजनीति करने का जो तरीका है, इस प्रकार से प्रशासन पे आरोप लगाना और ये है, तो ये कोई स्वच्छ राजनीति को नहीं दर्शाता है। अगर आप इस प्रकार से जबरदस्ती धमकाकर, डराकर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार की धमकियों से प्रशासन डरेगा, तो प्रशासन बिल्कुल नहीं डरता है। प्रशासन अपना काम है वो लगातार स्वच्छ और सही तरीके से अपना कर रहा है। जनता को, आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर रहा है और अगर आपकी कोई जायज़ मांगे हैं तो उनको सुनने के लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। अभी रसलाना वितरिका का जो रीलाइनिंग का काम है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। दूसरा DAP और ये यूरिया की इतनी ज्यादा किल्लत है कि काश्तकार परेशान है, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठ के वसूली हो रही है। अब इसका हाल देखा है SDM का, मतलब लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अंदर बैठा AC में मजे कर रहा है। तो ये नहीं चलने देंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलने देंगे।